नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार के लिए बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और उसका क्या इंपैक्ट होगा, आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ है पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ आशीष पेठे हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, खास करके ये गोल्ड लोन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि गोल्ड में लोन भुगतान की मंजूरी मिली है। मतलब जो ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स गोल्ड लोन लेते हैं, अब वो लोन चुकाने के लिए एक हिस्सा गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गोल्ड में भी आप लोन का भुगतान कर सकते हैं। पहले ये था कि सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन होता था, करेंसी में आपको भुगतान करना होता था, लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि एक हिस्सा आप गोल्ड में भी भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आशीष पेठे जी आपसे मेरा होगा कि क्या है, पहले ये तो बताएं कि इससे ज्वेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बात की गई है, क्या इम्पैक्ट होगा सर, क्या फायदा होगा आप लोगों को? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये बहुत ही अच्छी खबर है और एक पॉजिटिव स्टेप है रिजर्व बैंक की तरफ से कि उन्होंने फिजिकल गोल्ड में रिपेमेंट का पार्ट रिपेमेंट का उन्होंने परमिशन दिया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत बारी जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है या कभी जैसे पैंडेमिक में मार्केट्स बंद हो गए तो रिपेमेंट को बहुत सारे ज्वेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ आती है। उनके पास स्टॉक होता है लेकिन उनको रुपए में ही रिपेमेंट करने का अभी तक कंपल्शन था। अभी इसके बाद उनको मेटल में या सोना इंडिया गुड डिलीवरी हो या एलबीए में गुड डिलीवरी हो, उसके मेटल से वो रिपेमेंट कर सकते हैं। तो उनका जो कैश क्रंच होता है या उनका वर्किंग कैपिटल का उनका मैनेजमेंट होता है वो सुधर सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि उनको रुपए में रिपेमेंट करना जरूरी था, इसलिए कंपलसरी उन्हें वो रिपेमेंट करके नया सोना लेना पड़ रहा था। तो एक फोर्सफुली डिमांड क्रिएट होती जा रही थी, वो भी कम हो जाएगी और उससे हमारा जो सोना इंपोर्ट होता है वो भी कम हो सकता है। अच्छा है, तो आपने कहा कि इससे क्या होगा कि गोल्ड का इंपोर्ट भी कम होगा और ये एक बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है गोल्ड का देश में। पृथ्वीराज कोठारी जी भी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है इब्जा के। कोठारी जी आप बताएं सर कि ये जो किया गया है कि आप गोल्ड में भी लोन का भुगतान कर सकते हैं, ये इसका पर्पस क्या है, क्यों आरबीआई ने ऐसा किया है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए, हमारी काफी सालों से ये लड़ाई चल रही थी कि जो हम मेटल लोन जो ज्वेलर्स लेते थे, क्योंकि देखिए इंडिया में एक तो है कि प्रोडक्शन अपना है नहीं, माइन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, वी आर ऑल ओनली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। सेकेंड चीज होती थी कि अब जीएमएल भी आ गया, गोल्ड जीएमएस जो अभी आ गया, जो 2014 से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, उस पर अब तक 2013 200 अपना खाली 13 टन से 15 टन के बीच में गोल्ड आया है। जो मेटल लोन देते थे, जीएमएल जो गोल्ड लोन देते थे, जो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अराउंड 3 to 4% इन बिटवीन पर एनम, उसके मुकाबले में क्या होता था, उन्हें ऑलवेज भी डिपेंड रहना होता था इंटरनेशनल प्राइस पे। जैसे प्राइस मूव हुई तो M2M का इश्यू होता था, तो उनको क्या होता था, काफी दिक्कत होती थी। और सडनली कभी कभी मार्केट डिस्काउंटेड होता था तो उन्हें काफी भारी मात्रा में लॉस हो जाता था। अगर सेल नहीं है तो कैश कहाँ से लाएंगे, तो कभी तो ऑलवेज भी कैश लिक्विडिटी का क्रंच रहता था। अब इसमें क्या हो गया, सबसे बेटर क्या हो गया है कि हम लोग ने काफी इसमें कोशिश की थी कि मेटल लोन, इंडिया में जैसे क्या है कि मेटल लोन के अगेंस्ट में बैंक मेटल नहीं लेती थी, आपको इंटरनेशनल प्राइस को कट करना ही पड़ता था ताकि आपका लॉस बुक हो जाता था। तो इसमें हम लोगों ने देखा लास्ट 5 से 7 साल का हम रेशियो देखते हैं एवरेज, तो कम से कम 12 से 15% का हम गोल्ड मेटल लोन पे इंटरेस्ट पे करते थे। जो आप 3% देख रहे हो, 3 या 4%, उसके जगह पे ज्वेलर्स को इतनी भारी मात्रा में मार पड़ती थी बिकॉज फ्लक्चुएशन प्राइस है, रुपी डेप्रिसिएशन का भी होता है, डेप्रिसिएशन का भी उसके ऊपर इफेक्ट आता है और प्लस इंटरेस्ट होता है। अब क्या होगा, अब बैंकों को
इंडियन गुड डिलीवरी आने के बाद में बैंकों को अलाउ कर दिया है कि मेटल के अगेंस्ट में मेटल लेगा। पूरी लोन बुक अगर आप देखोगे तो सिर्फ 65 टन की लोन बुक है, इसके पहले 80 टन की लोन बुक, 180 डेज का गोल्ड लोन होता है। तो अब 65 टन इंटू 2 130 टन की अपनी सिर्फ लोन बुक रही है। और उसमें अगर जीएमएल आता है, मैं अगर देता हूँ अगर 3-4% में मुझे अगर जीएमएल लेना है, मैं इंटरनेशनल एलबीएमए प्राइस में नहीं लेके अपना जीएमएस का ही मान लो 5% पे अगर मुझे हो तो मुझे चीप रहेगा, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट में गोल्ड दे सकता हूँ। और पहले हम उसको गोल्ड नहीं दे सकते, हमें इंटरनेशनल प्राइस पे प्राइस कट ही करनी पड़ती थी और हमें और रेमिटेंस करना पड़ता था। तो इस तरह से एक बेनिफिट बहुत अच्छी हुई है कि इसमें बैंक गोल्ड वापस लेगी। इससे क्या होगा कि मेटल तो ज्वेलर्स के पास पड़ा ही रहता है और बैंक परचेज नहीं करती था। अब बैंकों को जो मेटल के अगेंस्ट में मेटल में टर्म्स करेगी और उसके ज्वेलर्स को काफी हद तक बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत से ज्वेलर्स लोग इसमें समझ नहीं पाए कि उनमें क्या बेनिफिट होगा, बट लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कहें कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पिठे जी मैं आपसे एक बात कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं। ये जब हम गोल्ड लोन की बात करते हैं तो गोल्ड लोन तो सर आम आदमी भी लेता है, जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनके पास गोल्ड गिरवी रखकर, उनके लिए कुछ बदलेगा क्या इस नए नियम के बाद? नहीं नितिन जी, ये सिर्फ जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए रिजर्व बैंक ने ये स्कीम बनाई है गोल्ड मेटल लोन की, कि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए सोना लगता है जिससे वो माल बना के मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं। उनको ये मेटल में ही उनका लोन आएगा, उनको सस्ते में मिलता है, इसके लिए उन्होंने स्कीम किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नया उन्होंने प्रावधान बनाया है वो सक्सेसफुल कब होगा, जब जीएमएस में ज्यादा से ज्यादा सोना कॉमन पब्लिक या कोई संस्था है वो डिपॉजिट करेंगे। उसके लिए जीजेसी ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने भी उनको बहुत सारे सुझाव दिए थे। तो उनके हिसाब से उन्होंने अभी रिटेलर या ज्वेलर्स को उसमें इन्वॉल्व किया, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन दूसरा बात हमने उनको कहा था कि एक मिनिमम आप थ्रेशोल्ड रखिए कि जिसके अंदर कोई अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लोगों के पास एंसेस्ट्रल सोना रहता है, बहुत बरसों से कलेक्ट किया हुआ रहता है। अगर वो डिपॉजिट करता है जीएमएस में तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। अगर ये बात मान ली जाती है तो बहुत सारा सोना जीएमएस में डिपॉजिट होगा और वो जीएमएस के थ्रू गोल्ड मेटल लोन्स के थ्रू सर्कुलेशन में आ जाएगा और हमारा जो इंपोर्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रेशर आता है वो भी बहुत सारा उससे कम हो सकता है। तो ये दोनों चीज हैंड इन हैंड है, जीएमएस का सक्सेस और ये जीएमएल का नया स्कीम, ये दोनों एक साथ हैंड इन हैंड है, दोनों एक साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। गोल्ड यस, तो मतलब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और जो गोल्ड लोन को लेकर नए नियम आए हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कोठारी जी मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो गोल्ड में भुगतान का एक ऑप्शन दिया गया है, क्या इसमें आप कोई दिक्कत भी देख रहे हैं क्या? जब मैं दिक्कत की बात कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरा मकसद ये है पूछने का कि गोल्ड की प्योरिटी का क्या होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, और अगर कोई पुरानी ज्वेलरी या पुराना गोल्ड ज्वेलर के पास है जो हॉलमार्क नहीं है या जिसकी प्योरिटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, ये कैसे मैनेज होगा सर? ये क्या ये पूरा प्रोसेस स्मूथ होगा या इसमें कोई दिक्कत आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो मेटल लोन, जो गोल्ड मेटल लोन जो ले रहे हैं अपना जीएमएस वाला गोल्ड, उसके अंदर कोई भी जात की दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो इंडियन गुड डिलीवरी जो अपने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अभी BIS ने अप्रूव किया है, BIS और NABL, जो उस गोल्ड को ही सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे जो अपने यहाँ पे इंडिया गुड डिलीवरी जो एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्ट होती है, NSE, BSE और MCX के अंदर, वो ही डिलीवरी यहाँ पे उतरेगी। तो ज्वेलर्स इजीली कोई भी रिफाइनर से वो ज्वेलर किलो बार या जो भी है इंडिया गुड डिलीवरी 100 ग्राम का बार बैंकों को दे सकती है, और ताकि वो बैंक गोल्ड लेके उसको एक्सचेंज पे भी हेज कर सकती है या मार्केट में भी बेच सकती है। तो इस तरह का जो आरबीआई ने प्रावधान किया है कि इंडियन गुड डिलीवरी और एलबीए में आवाज पीछे। सर ये आपने बहुत बढ़िया बताया। मैं अच्छा, तो मैं सर इसको जरा और क्लियर करना चाहता हूं कि जो बैंक गोल्ड में भुगतान लेगा क्या वो किस फॉर्म में लेगा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि वो बैंक उसके बाद एक्सचेंज पर भी हेज कर सकता है या कुछ और कर सकता है, तो क्या उसका फॉर्मेट एक ही होगा कि जैसे गोल्ड बार है या गोल्ड कॉइन है, या ज्वेलरी के फॉर्म में भी लेगा? तो किस फॉर्म में लेगा बैंक? सर जो BIS ने अप्रूव किया है इंडिया गुड डिलीवरी में 1 किलो 995 बार
और 99 बार, और एक 100 ग्राम्स के 995 और 99 बार। ये दो ही चीज आप उसको दे सकते हो बैंक को, इंडिया गुड डिलीवरी फॉर्म के रूप में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये आपने बहुत क्लियर कर दिया कि आप किस फॉर्म में गोल्ड बैंकों को दे सकते हैं। आखिरी सवाल पेठे जी आपसे मेरा ये होगा कि क्या इसमें ज्वेलर्स का कुछ खर्च भी बढ़ेगा क्या, और जीएसटी का क्या होगा, टैक्स को लेकर क्या होगा, और क्या ज्वेलर्स का गोल्ड में भुगतान करने पर कुछ खर्च बढ़ेगा क्या, इस पर क्या ग्राउंड रियलिटी है सर? मृत्युंजय जी, आपका जो इसके पहले का क्वेश्चन था उस पर मैं थोड़ा बात कहना चाहता हूँ कि जो नया रेगुलेशंस आया है उसमें रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि जो गोल्ड का रीपेमेंट होगा वो डायरेक्टली रिफाइनर या सेंट्रल एजेंसी के थ्रू होगा, वो बोरोवर खुद नहीं करेगा। वो सोना रिफाइनर को देगा, इंडिया गुड डिलीवरी को, और वो रिफाइनरी डायरेक्ट रिजर्व बैंक में या जो भी बैंक है उसमें जमा करेगा। तो ये कंट्रोल बोरोवर के हाथ में नहीं है, वो डायरेक्ट डिलीवरी रिफाइनर या सेंट्रल एजेंसी करेगा। दूसरा, इसमें आपने कहा कि इसमें जीएसटी का प्रावधान क्या, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि अगर गोल्ड के सामने गोल्ड में रिपेमेंट होता है बार्टर सिस्टम में तो वहां पे शायद जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जैसे आज की तारीख में चलता है कि गोल्ड इंपोर्ट होता है और वो ज्वेलर्स को अनफिक्स रेट में सेल किया जाता है, तो इसमें जो नॉर्मल जीएसटी 3% का लगता है वो 3% जीएसटी रिटेलर को लगेगा। राइट, ओके, बिल्कुल ये क्लियर कर दिया आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका और पृथ्वीराज कोठारी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या आज के कारोबार में सोना और सस्ता होने वाला है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आप बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, तो सोने चांदी में गिरावट है। 47,000 के नीचे है सोना और 67,600 रुपए के नीचे चांदी। गिरावट क्यों आई है ये जान लीजिए। डॉलर इंडेक्स 11 महीने की ऊंचाई पर है। 2 फेड अधिकारियों को महंगाई लंबे समय तक बने रहने का अनुमान है और फेड चेयरमैन ने महंगाई की चिंता को दरकिनार किया था। तो अलग अलग तरह के बयान फेड की तरफ से भी आ रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन भी है। तो वंदना जी, आज क्या किया जाए? गोल्ड खरीदा जाए, बेचा जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बायर सेलर दोनों को मौका मिल रहा है अभी के समय में, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके यहाँ पे चलना चाहिए। 46,850 के करीब सेल करना चाहिए। 46,650 तक एक लक्ष्य रखना होगा, छोटा लक्ष्य रखना होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 46,950 रुपए का। ठीक है, चांदी पर क्या करें कटके जी? सिल्वर में भी गिरावट है, क्या चांदी में भी अभी बिकवाली का ही मौका आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि चांदी बाइंग कर ट्रेड ले सकते हैं चांदी में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है चांदी एक ठीक ठाक गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। 71-72 हजार से अभी 67,500 के रेंज में आ गया है। और जैसे आपने भी बताया, फेड चेयरमैन के जो बयान है वो थोड़ा प्रेशियस मेटल को सपोर्टिव है, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है अभी, जो उनके पहले स्टेटमेंट के विपरीत है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बताया कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो जो उनका बेंचमार्क 2% का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है प्रेशियस मेटल के लिए पॉजिटिव है। और इवन फिजिकल डिमांड में भी हमने इजाफा देखा है। ईटीएफ फ्रंट पे भी थोड़ी बहुत बाइंग हमने बनती हुई देखी है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनली मीडियम टर्म में और इवन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पुलबैक सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा रिकमेंडेशन 67,400 में बाई का रहेगा। 67,100 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 68,200 टारगेट लेके चल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 5,454 अभी इस वक्त का जो भाव है एमसीएक्स पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 साल के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव $76 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। लगातार क्रूड का मोमेंटम मजबूत बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि डिमांड बढ़ने को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं ग्लोबल मार्केट से, और उसका बड़ा इंपैक्ट हम क्रूड मार्केट के प्राइस पर देख रहे हैं। तो वंदना जी बताएं, क्रूड में आज क्या किया जाए? इस तेजी को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए, या आपको लगता है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, थोड़ा सा वेट किया जाए?
जी मृत्युंजय जी, मार्केट बहुत बढ़ गई है, रैली यहाँ पे थोड़ी सी हीटअप हो गई है। दूसरी चीज ये है कि तमाम पॉजिटिव न्यूज के बाद एक ओपेक की बैठक भी है और शायद इस बार वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ी रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल पे बाइंग के लिए सही नहीं रहेगा। एक करेक्शन मुझे आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और मुझे लग रहा है कि एक बार अगर क्रूड की बात की जाए तो एक बार अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे भी बेचते हैं तो नीचे की तरफ मार्केट जो है 5380 के करीब मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ टच कर सकते हैं। बहुत ज्यादा शार्प फॉल नहीं है यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। 5380 तक प्राइस मुझे नीचे की तरफ लग रहा है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 5460 का होगा। तो यहाँ पे मेगा ट्रेंड बाय का है, लेकिन आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है, थोड़ा सा करेक्शन। ठीक है, तो ये नजर। और इस बीच एक खबर ये आई है कि कॉटन यार्न की बढ़ती कीमतों पर समाधान जरूरी है, ये बात कही है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। कार्टेलाइजेशन को लेकर छानबीन जरूरी है, सप्लाई चेन में दिक्कतों को रोका जा सकता है। एईपीसी ने टेक्सटाइल मंत्रालय को इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है। थर्ड पार्टी स्टडी के लिए तैयार है एईपीसी। कपड़ा इंडस्ट्री की ऑर्डर बुक को नुकसान हो रहा है, ये दलील यहां पर दी गई है। बहुत शुक्रिया वंदना भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनील कटके जी आपका भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।